नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चला है देवभूमि समाचार का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य रजत जयंती वर्ष उत्सव के बाद जनसंवाद और जनता मिलन कार्यक्रम को तेज कर दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याओं और शिकायतें सुनी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनता से पर्याप्त शिकायतों का त्वरित इसका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और फीडबैक प्रणाली को मजबूत किया जाए। धामी ने कहा है कि शिकायत निवारण और निर्वाचन प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और तकनीकी माध्यम से सुलभ बनाई जाए। प्रत्येक विभाग को जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप सक्रिय और संवेदनशील व्यवहार अपनाना होगा। मुख्यमंत्री ने जनता से रचनात्मक सुझाव देने और जनसेवा के प्रयासों को सहभागी बनाने का भी आह्वान किया। उनका कहना था कि सरकार की हर नीति और निर्णय का मूल्य उद्देश्य जनता की हित और प्रदेश की समग्र विकास है। उत्तराखंड सरकार सीमांत और पर्वतीय इलाकों को देश के प्रमुख पर्यटक केंद्रों से जोड़ने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है। इसी कड़ी में एक बड़ी खबर जो है वो भी सामने आई है। आपको बता दें, नैनी सैनी हाईवे हवाई अड्डे के संचालन का समझौता नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि न केवल नैनी सैनी ही नहीं बल्कि गौचर और चिंचियाड़ी हाईवे हवाई पट्टियों पर को भी यहाँ पर जो है चालू करने की दिशा में काम जो है वो किया जा रहा है। इससे मुंशियारी, पंचाचूली, मिलन ग्लेशियर और चौकोड़ी जैसे खूबसूरत पर्यटक स्थलों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। साथ ही सीमांत इलाकों में पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। नैनी सैनी हवाई अड्डा हो, चाहे हमारा गौचर की हवाई पट्टी हो या हमारा चिन्याली सौड़ का हवाई पट्टी हो, इन सभी पट्टियों को चलाने के लिए काम कर रहे हैं। और मैंने भारत सरकार के माननीय मंत्री राम मोहन नायडू जी से भेंट करी थी। उनसे मैंने अनुरोध किया था कि हमारे ये जो छोटी हवाई पट्टियां हैं उनमें छोटे विमान हमारे यहाँ संचालित किए जाएं। तो उस क्रम में पहले चरण में हमको नैनी सैनी हवाई अड्डे को भारत का जो हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उनके साथ कल हमारा प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में समझौता हुआ है। अब वो उसका संचालन वो करेंगे। उनके संचालन करने से हमको और सेवाएं मिलेंगी और इन सीमांत क्षेत्रों में सेवा मिलने से, चूँकि आज आदि कैलाश क्षेत्र में काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे श्रद्धालुओं का, तीर्थयात्रियों का आना जाना हो गया है, उनको सुविधा मिलेगी। पंचाचूली है, उसके आसपास हमारा मिलम ग्लेशियर है, मुंशियारी का क्षेत्र है, चौकोड़ी का क्षेत्र है। उन सभी क्षेत्रों में लोग आसानी से जा पाएंगे, अच्छे स्थानों का भ्रमण कर पाएंगे, उनको भी सुविधा होगी और राज्य में पर्यटन भी बढ़ेगा, लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा, उनको अनेक रोजगार के अवसर भी उनको मिलेंगे। पौड़ी के रांसी स्टेडियम को एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा हाई ऑल्टीट्यूड स्टेडियम माना जाता है। आपको बता दें कि स्वच्छ वायु और ऊंचाई के कारण ये स्थल एथलेटिक्स और सहन शक्ति और फिटनेस को बढ़ाने के आदर्श के साथ बनाया जा चुका है। यहाँ रोजाना उत्तराखंड समेत कई राज्यों के खिलाड़ी प्रशिक्षण लेते हैं। कोचों के मार्गदर्शन में तैयार हुई ये युवा अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल कर चुके हैं। हाल ही में चमोली और पौड़ी की युवा एथलीट ने रांसी स्टेडियम में 1.5 वर्ष के अभियान के बाद आदि कैलाश मैराथन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। खिलाड़ी ने बताया कि ऊंचा और ठंडा वातावरण शारीरिक और मानसिक मजबूती बढ़ाने में सहायक रहता है। इसी के साथ आपको बता दें कि रांसी स्टेडियम केवल खेल मैदान नहीं बल्कि उत्तराखंड के युवाओं के सपनों की प्रयोगशाला भी बन चुका है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता है। मेरा नाम दिगंबर सिंह है। मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट के लशहरी गांव का रहने वाला हूं और मैं यहां पे रांची स्टेडियम में प्रैक्टिस करता हूं। मैं हमारे कोच साहब रुपेश यादव हमें सिखाते हैं। मैं यहां पे पिछले 1-1.5 साल से प्रैक्टिस करता हूं और मैं अभी यहां पे आदि कैलाश में एक मैराथन थी, आदि कैलाश परिक्रमा रन 60 किलोमीटर में अल्ट्रा मैराथन में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ और मैं ये चाहता था कि वहाँ पे मैं अपना बेस्ट टाइम दे सकूँ और उस बेस्ट टाइम की वजह से मैं अपनी प्लेस को सिक्योर कर सका हूँ। और मेरा 60 किलोमीटर का बेस्ट टाइम था 4 आवर 44 मिनट, जो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। इसमें मेरे कोच साहब और मेरे घर वाले और मेरी मेहनत बहुत काम आई यहाँ पे।
जी, भविष्य में तो मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें मैं काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट कर सकूँ और अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकूँ वहाँ पे। ग्राम मेरा थली गांव में पड़ता है, पोस्ट ऑफिस चंदौलराई, और मैं रांची स्टेडियम में प्रैक्टिस करती हूँ। जो मुझे सिखाते हैं, जो प्रशिक्षण देते हैं, वो रुपेश यादव सर है, जिनने मुझे मतलब बहुत सपोर्ट कर रखा है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने कोच साहब का और अपने माता पिता का, कि जिनने मतलब मुझे 0 से ऊपर के लिए उठा रखा है। मैं आदि कैलाश गई थी, जिसमें मेरा 60 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन था, और मैं उसमें फर्स्ट प्लेस में आई थी, जिसमें मुझे 2,25,000 की धनराशि भी मिली है। बहुत अच्छा अनुभव रहा। यहाँ मैं 7,000 फीट में हाई एल्टीट्यूड में प्रैक्टिस करती थी, वहाँ मेरा 15,000 फीट में हाई एल्टीट्यूड था, तो थोड़ा कठिनाइयाँ तो आई, पर अच्छा रहा अनुभव। यहाँ हाई एल्टीट्यूड है, तो यहाँ बहुत अच्छा फायदा मिलता है, इसलिए यहाँ दूर दूर से लोग भी यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। तो अच्छा अनुभव है, और मैं चाहती हूँ कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ। सर, मेरे 2 स्टूडेंट जो गए थे मैराथन में, सर वो रिजल्ट सर अच्छा रहा, जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ हमारे साथ। मतलब कि सर हमने इस कंपटीशन के लेके सर हमने इतना फोकस तो नहीं किए थे, लेकिन सर जब हमारे सामने आया तो हमने उसकी मिनटी गिरा, तो हमने कहा चलो सर खेल लेंगे, तो मेरे साथ इस कार के पीछे हम लगे पड़े थे सर। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए शासन प्रशासन को जमीन की अव्यवस्था है, लेकिन पूर्व में अपनी जमीन दे चुके लोग जॉली ग्रांट और अठूरवाला के लोग अब तीसरी बार विस्थापित होने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि अब जमीन के बदले जमीन ही मिले, वरना वे एयरपोर्ट के विस्तार के लिए अपनी जमीन नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने चिन्हित जमीन का सर्किल रेट एक समान करने की भी मांग उठाई है। धरने के नेतृत्व कर रहे अठूरवाला संघर्ष समिति के अध्यक्ष मंजीत सजवान ने कहा कि सरकार और प्रशासन कई बार बिना बताए हमारी जमीनें नापने लेती है, लेकिन बदले में क्या मिलेगा ये स्पष्ट नहीं बताया जाता। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के चलते प्रभावित परिवारों का संघर्ष अब एक बार फिर से प्रशासन और सरकार के सामने मजबूती से खड़ा है। यह धरना तभी समाप्त होगा जब उनकी जमीन के बदले जमीन की मांग पूरी होगी। और नई प्रशासन ने हमारे साथ दो बार मीटिंग रखी, दोनों बार युगांडा के अधिकारी हमको मिलने नहीं आए। अब हम लोगों ने ये फैसला किया कि जहां से जो आएगा हमारे पास यही आएगा, हम किसी के पास मीटिंग के लिए नहीं जाएंगे। दूसरा हमारा ये था कि हमारे जो 9 परिवार छूटे हैं उनको इसमें सम्मिलित किया जाए, और यही हमारी मांग है। जो भी आएगा हमारे पे यही पे हमारी मांगे सुने। हमारी डिमांड में जमीन के बदले जमीन, और जो हमारे सर्किलेट सब 3 बार सर्किलेट बढ़ चुके हैं, हमारा सर्किलेट कुछ भी नहीं बढ़ाया गया है, 700 रुपये बढ़ाया गया, बाकी हमारे बगल वाले 18,000 हो गया और हमारा 8,800 रुपये है। तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और 3 बार में विस्थापन की मार झेलने के बाद आज हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमको जमीन के बदले जमीन और हमारा सर्किलेट रिवाइज नहीं होगा, तब तक हम अपनी जमीन किसी को, एयरपोर्ट अथॉरिटी और सरकार, हम किसी को अपनी जमीन नहीं देंगे। और जी काफी टाइम से हम एयरपोर्ट का देख रहे हैं जी, कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है। बार बार एसडीएम ऑफिस जाके, डीएम ऑफिस जाके हम लोग थक गए हैं। हर बार हमें जी तारीख पर तारीख दी जा रही है, कभी बोलते आप बैठेंगे। तो इसलिए हमने धरना प्रदर्शन इसलिए करा है कि सब लोग हमारे पास आके मीटिंग यही करें और हमें बताएं कि हमें जमीन के बदले जमीन देंगे, हमारा सर्कल रेट बढ़ाएंगे। ना ही ये सर्कल रेट बढ़ा रहे, ये सब जॉली ग्रांट में आता है। पद्मनी से पीछे आप देखेंगे तो सर्कल रेट 18,000 है, और यहाँ बीच में अठूरवाला में यहाँ 8,000 रुपये सर्कल रेट है। हालांकि जॉली ग्रांट चौकी तक आता है, लेकिन उसके बाद भी देखें यहाँ का सर्कल रेट कितना कम है। और ना ही सरकार हमारी सुन रही है, कुछ ना ही मैडम सुन रही है, एसडीएम मैडम, ना कोई, और ना कोई हमारे पास आ रहा है। तो इसलिए आज हम धरना प्रदर्शन में यहाँ पे बैठे हुए हैं। परेशान हम इसलिए हैं बेटा, हम सभी को पता है हम तीसरी बार विस्थापित किए जा रहे हैं, और हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमको जमीन का बदल जमीन दिए जाए, ठीक है, और सर्किल रेट बढ़ाए जाए। सबको ही पता है कि हम तीर से विस्थापित किए गए, हमको कोई फैसिलिटी नहीं मिली। हमको सारी फैसिलिटी चाहिए, बच्चों को नौकरी चाहिए, हमको जमीन चाहिए। हमने फिर दोबारा बसना है बेटा, और वो भी बहुत ले रहे जमीन, सर्किल रेट कुछ भी नहीं बढ़ा रहे। और जो आएगा हमारे पास यही आएगा, और हमारी मांगे पूरी करो तब हम राजी होंगे बेटा, हमारी ये मांग है। रुड़की में रहमानिया मदरसे में आज फोरेंसिक्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन चेरब जैन ने निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन किया। नगर भर से लोग इस कैंप में पहुंचे और इसका लाभ उठाया। इस मौके पर हर प्रकार के रोगों के चिकित्सक भी मौजूद रहे और लोगों को मुफ्त परामर्श और इलाज प्रदान किया गया। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और वरिष्ठ भाजपा नेता चेरब जैन ने कहा कि उनके लिए हिंदू और मुसलमान केवल एक हिंदुस्तानी है। उन्होंने नेताओं को करारा जवाब देते हुए कहा कि वे धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं मानते। चेरब जैन ने कहा कि वे चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम के बीच कोई दूरी ना रहे,
क्योंकि दोनों ही भारत के नागरिक हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें गर्व है कि आज उनके निःशुल्क चिकित्सा कैंप का लाभ सभी धर्मों के लोग उठा रहे हैं। इस तरह के सामाजिक प्रयास धर्म और समाज के बीच सद्भाव बनाने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और रुड़की में आयोजित ये चिकित्सा कैंप इसका एक अहम उदाहरण बन रहा है। लगाया है आपने, क्या कहेंगे? ये आज हमारा 9वां निःशुल्क मेडिकल शिविर हम लोगों ने लगाया है मदरसा अरबिया रहमानिया में, और बहुत भारी संख्या में आज यहाँ पे रुड़की वासी क्षेत्रवासी आ रहे हैं और देख के बड़ा प्रसन्नता है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और मैं कहीं ना कहीं कुछ माध्यम बन पा रहा हूँ उनके स्वास्थ्य के प्रति, उनको जागरूक करने में, उनके स्वास्थ्य के प्रति उनको फिर से एक बार बताने के लिए कि आपको बीमारी होगा। तो बड़ी मन को खुशी है, मन को बहुत तसल्ली है और मदरसे के अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे जगह दी ताकि हम इतने सुचारू रूप से कैंप चला पाएं। ये तो बड़ा अजीब सी बात कर दी आपने कि बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, और तो ये मैंने मुसलमानी क्षेत्र में नहीं लगाया, ये मैंने हिंदुस्तान में लगाया, ये मैंने रुड़की में लगाया, ये मैंने हिंदुस्तानियों के बीच में लगाया। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर कब तक बटेंगे, कब तक ये विचारधारा रखेंगे हम लोग? हम सब एक हैं, हम सब सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद हम कुछ हैं। कभी अब नया मुद्दा शुरू हो गया है आजकल प्लेन पहाड़ का, कभी हिंदू मुसलमान का, कभी जाति के आधार पर। बहुत 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 छोटी मानसिकता है। चलिए फिलहाल जो है एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तो ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। उत्तराखंड में सर्दी का मौसम दस्तक देने लगा है और इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान भी जो है यहाँ पर लगाया जा रहा है। वहीं देहरादून नगर निगम भी लोगों को इस ठंड से राहत प्रदान करने के लिए इंतजाम करने में लगा हुआ है। नगर आयुक्त द्वारा अधिकारियों को रेन बसेरों की व्यवस्थाओं करने के निर्देश दिए गए। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि नगर निगम के द्वारा ठंड से बचने के लिए हर साल अलाव की व्यवस्था की जाती है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेसहारा होते हैं, उनके लिए रेन बसेरे की व्यवस्था भी की जाती है और हमारे द्वारा टेंडर की प्रक्रिया भी अब पूरी कर ली गई है। वहीं शीघ्र ही वन निगम से बातचीत करते हुए अलाव की समस्या और समस्त व्यवस्था भी यहाँ पर सुनिश्चित कर ली जाएगी। नगर निगम के द्वारा जो ठंड में शीतलहर की स्थिति बनती है उसके दौरान हर साल ही अलाव की व्यवस्था की जाती है और जगह जगह पर जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रैन बसेरों में शिफ्ट कराए जाने की आवश्यकता होती है, उसका भी प्रबंध नगर निगम के द्वारा करा जाता है। इसके लिए ऑलरेडी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और टेंडर भी कर दिया गया है। वन निगम से समन्वय स्थापित करते हुए अलाव की समस्त व्यवस्थाएं ससमय सुनिश्चित कर ली जाएंगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ।